Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be solving the quantitative mathematics MCQs as a preparation for the students who are seeking admission in the spring intake at different universities जहाँ पे quantitative का portion है और students जो spring intake के अंदर admission लेना चाहते हैं. आज के lecture में हम उनके लिए practice क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर एग्जामिनर जो है वो आपको कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 600 रुपीज एंड इट इज सोल्ड एट अ 20% प्रॉफिट. ठीक है जी. सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट. सो एक शर्ट है जो कि हमें 600 रुपीज की कॉस्ट करती है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 20% प्रॉफिट चार्ज किया है. तो पूछ रहा है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी. सो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये बात, जब हमने क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के फार्मूला डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की है कि किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालना हो तो आप सिंपली उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा देते हो. सो 600 को मैं 20% से मल्टीप्लाई करा दूंगा. सो 20% का मतलब ये है कि जब मैं परसेंटेज के साइन को रिमूव करूंगा तो नीचे मैं 100 से डिवाइड करूंगा. सो आई विल बी डिवाइडिंग अप विद 100 व्हेन आई रिमूव दिस परसेंटेज का साइन. So 0 will get cancelled with this 0 will get cancelled with this 0. So 2 6 are 12 and 2 60s is 120. So 120 rupees मैंने इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है. Now the formula for the sale price is, ठीक है, the sale price is cost price plus आपका जो प्रॉफिट है. So cost price was 600 rupees and profit was 120 rupees. So it will sum up to 720. So this is why the right answer is option number A, and that is 720. Moving on to next question. A worker completes a task in 6 hours. If another worker working at half the efficiency joins him, how long will it take for the both to complete the same task together? अच्छा, I have told you earlier, ठीक है, वो लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किए हैं. सो उसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करो कि डेज का रेसिप्रोकल ले लो, यू विल गेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क. So the rate of doing work of the worker A is 1/6. ठीक है, वो टास्क करता है विद द रेट ऑफ 1/6 क्योंकि वो 6 डेज में करता है. सो डेज का मैंने आपको बताया कि आप रेसिप्रोकल जब भी लोगे, सो दिस विल बिकम, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, मैंने आपको तो बता दी थी पहले लास्ट लेक्चर में, कि जब भी आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो दिस विल बिकम द रेट, राइट. सो 6 आवर्स में वो काम कर रहा है, या आवर्स भी होंगे, टाइम जब भी होगा, जहाँ पे आवर्स हैं, डेज हो, आवर्स हो, मिनट्स हो, आप उसको रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास रेट आ जाएगा. सो द वर्कर कंप्लीट्स द टास्क इन 6 आवर्स. सो द रेट ऑफ इज डूइंग वर्क इज 1/6. नाउ वी हैव अनदर वर्कर जिसकी एफिशिएंसी उसके हाफ है. उसके हाफ एफिशिएंसी का मतलब है कि वो डबल टाइम लगाता है. ठीक है, अगर ये उसकी एफिशिएंसी हाफ है तो उससे टाइम जो है वो दुगना लेगा, वो डबल टाइम लेगा. सो 6 आवर्स में अगर हमारा पिछला वर्कर काम कर रहा था तो जो हमारा न्यू वर्कर है, इट विल कंप्लीट द टास्क इन 12 आवर्स, राइट. सो इसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है दैट इज 1/12. सो अब हमने टाइम बताना है कि टोटल ये अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने घंटे में ये कंप्लीट करेंगे. सो 1/6 इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द फर्स्ट वर्कर. ठीक है, सेकेंड वर्कर चूंकि उससे हाफ एफिशिएंट है, सो उसका जो रेट है दैट इज 1/12. सो एलसीएम ले लूंगा मैं. सो 12 into 6, and in the numerator I will have 6 plus 12, that will be 18. So 18 divided by 12 into 6. So this will be 6 ones are, 6 threes are, and 3 ones are, 3 fours are. So the combined rate of doing work है that is 1/4. इसका वापस रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा, क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल लिया था तो आपके पास रेट आया था, ये जो बात मैंने आपको बताई थी. So now I will take the reciprocal of the rate. So again मेरे पास टाइम आ जाएगा. So it means if they work together, ठीक है, if they work jointly, so they can complete the same task in 4 hours. So this is why the answer of this question is 4 hours. So the trick here is whenever you need to find out the rate of doing work, जो given time है आपके पास, whether it's in minutes, whether it's given in hours or days, you just simply take the reciprocal of it and you will get the rate out of it. So moving on to the question number 3. So the question number 3 states that a sum of rupees 800 is shared between Ali, Sarah and Ahmed in the ratio of 3:2:1. How much does Ali receive? So क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जामिनर कह रहा है कि अली के जो शेयर्स हैं वो 3 हैं, सारा के जो शेयर्स हैं वो 2 हैं, अहमद के जो शेयर्स हैं वो 1 है, और उनके बीच में हमने 800 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. आपने बताना है कि अली का शेयर कितना होगा, अली को कितने पैसे मिलेंगे. सो इफ द टोटल शेयर इज 3x, 2x,
plus 1 into x is x, and the total amount here is 800. So this will make up 6x is equal to 800. So x will be 800 by 6. So जब मैं 800 को 6 से डिवाइड करूंगा, सो कैंसिल करता हूं मैं इसको 3 के टेबल, सॉरी 2 के टेबल से, 3 द 6 एंड 2 that will be 400. So 400 by 3 is one part, that is x. So अली का जो शेयर था that is 3x. ठीक है ना, अली का पहले है तो जिस रिस्पेक्टिव ऑर्डर में जिक्र हो रहा है अली का वही शेयर है. So 3 है अली का शेयर, सारा का शेयर is 2. So अली had the share of 3x एंड x की वैल्यू मेरे पास 400 by 3 आई है. सो 400 by 3 के साथ मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x की जगह जब मैं इसको प्लग इन करूंगा. ठीक है, सो अली का जो शेयर वाज 3x, अली शेयर वाज 3x, मैंने x की जगह पे x की वैल्यू प्लग इन कर दिया. ठीक है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन का साइन. ठीक है, सो 3x की जगह पे 400 by 3 आ गया जो x की वैल्यू आई थी. so 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो अली विल गेट अ शेयर ऑफ 400 रुपीज. सो अली का जो शेयर होगा दैट विल बी 400 रुपीज. सो द राइट आंसर इज 400. So now next an important question, a very important and essential part of these quantitative questions. अक्सर एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देता है जिसमें वो आपको डिफरेंट लोगों की जो एज है उनका आपस में रिलेशनशिप बताएगा और फिर आपसे वो उनमें से किसी एक की एज पूछ रहा होगा. सो सेम is going on in this question. So the question states that John's current age is twice that of his son. सो जॉन की जो करंट एज है वो उसके बेटे की एज का डबल है, ट्वाइस है. सो ट्वाइस मींस 2 टाइम्स है, राइट. सो आफ्टर 5 इयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 55. 5 सालों के बाद उन दोनों की जो एजेस का सम है दैट इज 55. व्हाट इज जॉन्स प्रेजेंट एज? सो एग्जामिनर आपसे पूछा है कि जॉन की अभी एज क्या है. सो लेट्स सपोज कि जो सन की एज है दैट इज एक्स. सो सन की एज अगर एक्स है, सो एज इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि जॉन की जो एज है दैट इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. सो दिस मींस के जो जॉन की एज है दैट इज 2x क्योंकि वो ट्वाइस है. सो नाउ आफ्टर 5 इयर्स उनकी एज कितनी बन जाएगी? सो अगर अभी सन की एज इज 5 इयर्स, सो आफ्टर 5 इज x. सो आफ्टर 5 इयर्स जो सन की एज हो जाएगी दैट विल बी x प्लस 5. और आफ्टर 5 इयर्स जो जॉन की एज है दैट विल बी 2x प्लस 5. ठीक है, जितनी अभी उनकी करंट एज है उसमें 5 ऐड कर दो, 5 इयर्स के बाद की एज आ जाएगी. अब आफ्टर 5 इयर्स द सम ऑफ देयर एजेस इज 55. सो 5 इयर्स के बाद जो बेटे की एज है दैट इज x प्लस 5 और जॉन की जो एज है दैट इज 2x प्लस 5. इन दोनों का जो सम है द सम ऑफ बोथ ऑफ देम इज 55. सो वी नीड टू फाइंड आउट द एज ऑफ द जॉन. सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ब्रैकेट्स व्हेन आई विल बी ओपनिंग अप द ब्रैकेट्स, x प्लस 2x will become 3x, 5 plus 5 will become 10. So this is 55 and 3x will be equals to 45 and x की वैल्यू will be, जब मैं 3 से कैंसिल करूंगा, will be 15. So now earlier मैंने सन की जो एज थी उसको x सपोज किया था. So I need to tell the age of John. So John की एज was 2x. So 2 into 15 हो जाएगा. So 2 into 15 will be 30 years. ठीक है, so 2 into 15 will be 30 years will be the age of the John. ठीक है. So moving on to the next question. Next question में examiner is asking you that a rectangle has a length of 2x plus 5 and a width of x plus 3, whereas the value of x, if x is equal to 3 centimeter, what is its perimeter? So I have told you in the last class in which I have discussed the formula of quantitative mathematics with you guys कि जो perimeter होता है of a rectangle, ठीक है, that is 2 into length plus width. So याद आपने कैसे रखना है? The trick is कि पेरीमीटर का मतलब क्या है कि किसी भी फिगर की जो साइड्स है उनका सम है. सो ये भी आपके पास लेंथ है, ये भी आपके पास लेंथ है, ये भी आपके पास विड्थ है, ये भी आपके पास विड्थ है. सो दिस इज लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ. सो दिस मेक्स अप फॉर 2 times लेंथ प्लस 2 times विड्थ. सो व्हेन आई विल टेक 2 कॉमन, सो दैट विल बी 2 into द लेंथ प्लस विड्थ. सो किसी भी साइड का अगर आपने किसी भी फिगर का आपने पेरीमीटर निकालना है, सो यू सिंपली नीड टू सम अप द साइड्स ऑफ इट. ठीक है, आपने उनको सम ऑफ साइड कर लेना है. एनीवेज मैंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको बता दिया, दैट इज 2 into लेंथ प्लस विड्थ. सो अब मेरे पास लेंथ की वैल्यू इज 2x प्लस 5, x की वैल्यू इज 3. जब मैं यहाँ पे लेंथ निकालूंगा विच वाज गिवन एज 2x प्लस 5, सो दैट विल बी 2 into 3 plus 5. सो 2 into 3 plus 5 will be 11, whereas the width was given as x plus 3. So x plus 3 will become 3 plus 3. So 3 plus 3 will be 6. So width is 6 and length is 11. And what is its perimeter? So the perimeter is 2 into length plus width. So 2 into length plus width आप करोगे, so length is 11 and width is 6.
So when I will sum them up, so मेरे पास ब्रैकेट में 17 आ जाएगा, so 2 into 17 will be 34 centimeters. So this is why 34 centimeters is the answer here. So a simple trick for all of you to remember is that whenever you need to find out the perimeter of a shape of a figure, so simply sum up its sides. So in the next question, the examiner is asking, a trader marked an article at rupees 1500 and sold it at a discount of rupees sold it at a 25% discount. What was the selling price? So मैंने आपको बताया कि किसी भी वैल्यू की आपने अगर स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, उस वैल्यू को, उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दोगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। अब अगर एक आर्टिकल के ऊपर 25% डिस्काउंट मिला है तो इसका मतलब है कि वो अपनी ओरिजिनल प्राइस का 75% के ऊपर सेल आउट हुआ है। सो 1500 रुपीज का जो आर्टिकल था वो इसके 7500 पे सेल आउट हुआ है। सो मैं क्यों ना करूं कि मैं डायरेक्टली इसका 75% निकालूं, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली व्हाट आई विल डू हियर इज कि आई विल फाइंड आउट द 75% ऑफ 1500। व्हाई? बिकॉज when the seller, when the trader has given up a discount of 25%, तो इसका मतलब है कि वो अपनी वैल्यू के 75% के ऊपर जो है सेल आउट हुआ। जब 25% का डिस्काउंट हो गया तो आई एम लेफ्ट विद द 75% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। सो 1500 को सिंपली यू विल मल्टीप्लाई विद 75% एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस विल बी 1500 इंटू 75। सो परसेंटेज का साइन खत्म जब भी करते हैं, यू डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो आप जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर दो। सो 75 इंटू 15 जब आप करोगे तो यू विल गेट इज 1125, ठीक है जी। सो 1125 इज योर राइट आंसर। सो मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है विदाउट कैलकुलेटर, सो सिंपली मल्टीप्लाई देम। सो 5 के साथ करोगे, 5 5 25 का 5 आ जाएगा, 2 विल बी कैरी। सो 5 7 35, सो 35 में 2 ऐड करोगे, दैट विल बी 37, राइट। क्रॉस आएगा, 1 5 5, 1 7 7, simply add them up, that is 5 7 and 5 जब आप ऐड करोगे that is 12, 1 will get carry, so 1 and 3, so this was 3 4 and 7, that will be 11। so मुझे वैसे बताना नहीं चाहिए था, आप सब बड़े हो गए हो, बट स्टिल मैंने बता दिया क्योंकि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम। सो सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन करवा लोगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जामिनर इज आस्किंग अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन द फर्स्ट 1.5 hours and another 60 kilometers in the next 1 hour. What is the car's average speed of the entire journey? So the average speed can be found out by, right? So the average speed का formula is total distance by total time. So you will have total distance divided by total time. So that will be total time. So the total distance is, उसने शुरू के 1.5 आवर्स में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, नेक्स्ट आवर में 60 किलोमीटर का किया, सो 90 प्लस 60 विल बी 150 एंड टोटल टाइम इज 1.5 प्लस 1, दैट विल बी 2.5। सो 2.5 है, डिवाइड कैसे करोगे, पॉइंट खत्म करोगे, विदाउट कैलकुलेटर डिवाइड करना बता रहा हूँ। यू विल पुट 1 और पॉइंट खत्म करते हैं जब भी 1 आता है और पॉइंट के बाद देयर वाज 1 डिजिट, दैट वाज 50 आ जाएगा, 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल हैव 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25, राइट। सो ऊपर आ जाएगा 1500 आपके पास, 1500 को आपने 25 से डिवाइड करना है, या फिर आप ऐसे कर लोगे 25 1 25 हो जाएगा और 25 6 150 होता है। सो 6 इंटू 10 is 60 किलोमीटर पर आवर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू अलजेब्रा। बेसिक मैथमेटिक्स का एक बड़ा क्रूशियल रोल होता है अलजेब्रा का, उसमें उससे क्वेश्चन नेसेसरीली पूछे जाते हैं। जहां कहीं पे भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होगा, आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, वेदर इट्स नास्ट का जो सोशल साइंसेज के जो उसके बिजनेस साइंसेज के हैं, वहां पे भी आपके पास क्वांटिटेटिव मैथ्स है। तो अलजेब्रा किसी भी क्वांटिटेटिव मैथ्स का एक एसेंशियल पार्ट है, चाहे वो जीके का है, चाहे आईबीए का है, चाहे बेरिया का है, चाहे आप किसी और जगह पे एनटीएस बेस्ड टेस्ट दे दो, तो जहां पे भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है तो रिमेंबर अलजेब्रा के क्वेश्चन वहां पे होंगे। एनीवेज, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो x plus y की वैल्यू इज गिवन एज 5, xy की वैल्यू इज गिवन एज 6। सो द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू टेल अस द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब। सो x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला इज x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो रिमेंबर, जब आप प्लस का फॉर्मूला खोलोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और जब आप यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला ओपन करोगे तो याद रखना एक्स वाई के साथ प्लस आएगा। सो एनीवेज,
आई हैव द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, आई हैव द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, मेरे पास एक्स स्क्र वाई स्क्र की वैल्यू गिवन नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्र कर लेता हूँ जो गिवन वैल्यू है उसका, ताकि मैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकाल सकूं। सो दिस विल बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास गिवन है एंड दैट इज 6। सो जब मैं यहाँ पे 6 प्लग इन करूंगा, सो 2 6 विल बिकम 12, so that is 25, so x square plus y square value will become 13, right? सो आप सिंपली क्या करो, हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, हम इसको सिंपली फॉर्मूला में प्लग इन कर लेते हैं और वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इज 13, एक्स वाई की वैल्यू इज 6। सो 13 में से 6 जाएगा 7 आ जाएगा, 5 into 7 is 35. So this is why the answer of this question is 35. So moving on to question number 9. So again rate का क्वेश्चन आ गया, rate of doing work का आ गया। I have already told you the trick. So मैं quickly इसको solve करूंगा। कहता है 6 men can complete a job in 10 days. How long will it take for the 4 men to complete the same job, assuming the work rate is constant? So आप पहले क्या करो, total work निकालो। So the total work will be men into days. So there are 6 men, there are 10 days, so 60 days आ जाएगा, 60 man days आ जाएगा आपके पास टोटल वर्क। अब आपके पास कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, अगर आप लोगों की जो पर्सन है उनका जो नंबर है आप 4 कर देते, तो आप 60 को सिंपली 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो आपके पास 15 आ जाएगा। सो अगर 6 लोग काम करते हैं 10 डेज में, तो सेम काम 4 लोग अगर आप करोगे तो दे विल बी कंप्लीटिंग द टास्क इन 15 days. So this is why the answer of this question is 15. Very easy question. Question number 10. The examiner is asking the population of a town increases by 5% each year. Right? The current population is 20,000. What will be the population after 1 year? तो एक साल में 5% बढ़ रहा है। So 20,000 का 5% निकालेंगे। Simply I have already told you the trick. 5% निकालने के लिए 5% मल्टीप्लाई करा दो। 0 will get cancelled with 0. 5 2s are 10 और 2 zeros आ जाएंगे 1000। So इसका मतलब है एक साल में 1000 नए लोग ऐड होंगे, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो टोटल पॉपुलेशन will become 20,000 plus 1000, that is 21,000. So very easy question. A circle has a radius of 7 centimeters. What is its area? So the area of the circle is given by pi r square. Assuming एग्जामिनर ने हमें कहा दिया कि आप पाई को 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो, तो उसने बहरहाल कहा है कि आप 22/7 ले लो, ठीक है। और आर स्केयर क्या है, आर इज 7, सो 7 का स्केयर है, 7 विल गेट कैंसिल विद 7, सो 22 into 7 आ जाएगा, 22 into 7 is 154. So this is why the answer is 154 centimeters square, right? So very important question, averages के question always major question होता है averages का। essentially एक क्वेश्चन पूछा जाता है averages में से। so कह रहा है the average of 5 numbers is 28. 5 नंबर्स की जो एवरेज है दैट इज 28। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एवरेज निकालने का तरीकाकार क्या है, कि जितने भी नंबर्स होते हैं आप उन सबको सम कर लेते हो और कितने नंबर्स हैं उस पर आप डिवाइड कर लेते हो। सो अगर 5 नंबर्स की आप एवरेज निकालोगे तो दैट विल बी द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स विल बी द सम ऑफ दोस 5 नंबर्स डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 28। वन नंबर इज 24, ठीक है। सो कहता है अगर इन 5 नंबर्स में से एक नंबर इज 24, तो आप बता दो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर्स। सो सम होता है ऊपर मेरे पास, तो अब जब मैं इसी में प्लग इन करूंगा तो आई कैन राइट आउट एज सम ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स प्लस 5th नंबर की वैल्यू इज 24 डिवाइडेड बाय 5। मैंने एवरेज के फॉर्मूला में सिंपली प्लग इन कर दिया, कुछ मैंने नया नहीं किया। सो 28 के साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब याद कैसे रखना है, मैं एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो 28 10 280 होगा, जब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका हाफ हो जाएगा। सो इसका मतलब है ये सिंपली आ जाएगा 140। सो सम ऑफ 4 प्लस 4 24 आ जाएगा। सो 24 वहां पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। सो 140 में से जब स्टूडेंट्स आप माइनस करोगे 24 को, यू विल बी लेफ्ट विद 116, राइट। सो एवरेज निकालनी है 4 नंबर्स की, सम आ गया 4 नंबर्स का, 4 पे आप डिवाइड कर लो। 4 पे आप डिवाइड करोगे, 4 1 4 2 8, 3 बचा, 36 आ गया। सो 4 9 36, so 29 should be the answer. So let's see what the answer is. So the answer is 29, right? So next question, a man saves 20% of his income. If his monthly savings are rupees 5,000, what is his total income? मैंने आपको आज लेक्चर में बताया है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज जब भी आपने निकालनी है, सो जैसे हम इन आवर चाइल्डहुड डेज वी यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स, राइट। हम कैसे करते थे कि मार्क्स ऑब्टेन ऊपर आता था, टोटल मार्क्स मेरे पास नीचे आते थे इनटू 100। सेम काम आप यहाँ पे करो। सो अपनी इनकम का 20% बचा रहा है, जिसकी वैल्यू जो है 5000 बनती है। सेविंग्स दे रहा है ना वो, एग्जामिनर आपको सेविंग्स बता रहा है क्वेश्चन में, तो सेविंग्स बनती है 5000
20% के हिसाब से आपने टोटल अमाउंट बतानी है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। सो 20 आ जाएगा यहाँ पे। सो मंथली जो सेविंग्स है यानी वो मार्क्स ऑब्टेन की जगह पे चला जाएगा मेरे पास 5000। सिंपली द ट्रिक इज हियर, टोटल वैल्यू मैंने निकालनी है, दैट इज x इंटू 100 कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूंगा, x विल गो ऑन दिस साइड, सो 5000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, सो 0 विल गेट कैंसिल विद 0, 2 will get cancelled with 10, 5 आ जाएगा, 5 5 are 25 and 3 zeros. So 25,000 जो है is the total income of that person. So this is why the answer here is 25,000. So two numbers are in the ratio 4:5. So question number 14, the examiner is giving us a condition that the two numbers are in the ratio 4:5 and their sum is 81. So what is the largest number? देखो जब रेशो होती है तो वो सिंप्लीफाई हो चुके होते हैं किसी x के फैक्टर से। ऐसे सपोजली अगर वो x के फैक्टर से सिंप्लीफाई हुए हैं तो 4x प्लस 5x में कर लेता हूं नंबर्स को और उनका सम इज 81। वाई देखो 4:5 का मतलब है कि नंबर्स जो है ना किसी एक फैक्टर से कैंसिल हुए हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशो में 4/5 आए हैं। सपोजली उस नंबर को मैंने x मान लिया, सो 4x/5x आ जाएगा ओरिजिनल। सो एक नंबर 4x है, दूसरा नंबर 5x है, सो दोनों का सम इज 81 गिवन है। लार्जर नंबर क्या है, वो 5x है, मैंने उसकी वैल्यू बतानी है, सिंपली मैं ऐड कर लूंगा, 9x विल बी 81, x विल बी 9 आ जाएगा, 81 9 9 से 81 होता है। So 5x. So the largest number is 5x. So 5 9s is 45. So this is why ये 45 आ जाएगा। So the next question, the sum of two numbers is 83. The sum of two numbers is 83. So question number 15, the examiner is saying the sum of two numbers is 83. Supposedly the first number is x and the other number is y. So their sum is 83. So x plus y is 83. If one number is twice, is two more than the twice of the other number. So now the examiner is telling us that if one number, if any one of those numbers is twice the is two more than the twice of the other number. So जो दूसरा नंबर है वो आ जाएगा मेरे पास, लेट से मैं y की जो वैल्यू है अगर मैं उसको सपोज करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। सो टू मोर, y is 2 more than the twice of the other number. So let's say y जो है वो 2 more है, 2 ज्यादा है, प्लस twice का मतलब होता है डबल, सो 2x से। सो y की वैल्यू इज 2x, 2 प्लस 2x। सो मैं यहाँ पे प्लग इन कर लूंगा, सो y की जगह पे व्हेन आई विल प्लग इन दिस 2 प्लस 2x विच इज 83। सो ये मैंने कहां से लाया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सो व्हेन आई विल सम देम अप दिस विल बिकम 3x और 2 यहाँ पे जो ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सो 83 में से 2 माइनस करोगे, सो यू विल लेफ्ट विद 81। सो 3 के साथ इसको आप कैंसिल करोगे, जब आप इसको कैंसिल करोगे सो x की वैल्यू विल बिकम 27, एक नंबर आ गया 27, y सेकंड नंबर था यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे, सो 2 इंटू 27 करेंगे, सो 54 आ जाएगा, 54 प्लस 2 56 आ जाएगा। सो वन नंबर इज 27 and the other number y is 56. So next question, if the length of a rectangle is twice its width, if the length of a rectangle is twice its width, so let us draw a rectangle, right? So मैंने एक rectangle draw किया, so rectangle में क्या situation है मेरे पास कि जो length है वो उसके width का डबल है, तो ये width है, ये length है, so let's say width x है, तो length जो है वो मेरे पास 2x है। कहता है the perimeter is 36, एरिया बता दो। So I have told you earlier in this lecture as well कि perimeter of a rectangle is given by 2 into length plus width, ठीक है। अगेन अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है यूजुअली जहां पे भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, पेरीमीटर के साथ प्लग इन किया जाता है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस width, पेरीमीटर की जगह आई विल बी प्लगिंग इन 36, 2 आ गया, लेंथ जो है वो 2x है, width जो है वो x है, सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बिकम 6x, 36 आ गया, x की वैल्यू विल बी 6, सो x 6 है, x जो थी वो width थी, सो वो मेरे पास 6 आ गई, लेंथ जो है वो 2x है, वो 2 6 12 हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, सो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू width। सो लेंथ 12 है, width 6 है, सो 12 into 6 कर लेंगे, सो 48, दिस इज व्हाई इसका आंसर इज 48। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 people कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। अगेन रेट ऑफ डूइंग वर्क का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस केस में आप क्या करोगे कि जब भी टाइम गिवन है उसका रेसिप्रोकल ले लो, यू विल गेट द रेट, ठीक है, यू विल गेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। सो 2 people कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। इफ वन ऑफ देम वर्क्स अलोन ही कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 days। सो ए जो है अगर वो वर्क करता है तो वो 9 days में करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अदर पर्सन टू कंप्लीट द वर्क अलोन। सो
6 डेज टाइम है, तो रेट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/6। अगेन आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक कि जो भी आपके पास गिवन टाइम है उसको आप रेसिप्रोकल ले लो। जब आप उसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। अब ए जो है वो वर्क कर रहा है इन 9 डेज, सो 9 डेज, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए विल बी 1/9। ठीक है, 1/9 हो गया। बी का मैंने रेट ऑफ वर्क बताना है, दोनों का जो सम था दैट वाज 1/6। सिंपली 1/9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, रेट ऑफ वर्क ऑफ बी आ जाएगा। सो 1/6 माइनस 1/9 आ गया। सो 9 इंटू 6 विल बी द एलसीएम। यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3। 9 6 इज 54। यस, सो बी आ गया मेरे पास। सो मैं कैंसिल करूंगा, 3 1 3 18 आ जाएगा। सो बी की वैल्यू विल बी 18 डेज। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वापस दोबारा रेसिप्रोकल ले लिया, डेज आ जाएंगे या टाइम आ जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चन रेट ऑफ डूइंग वर्क के आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो मैंने एक ट्रिक निकाली भी है, टाइम का रेसिप्रोकल ले लोगे। टाइम का रेसिप्रोकल जब आप लोगे तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट इज आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको आप यूज करो, इक्वेशन बनाओ, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18, इफ द प्राइस ऑफ शुगर increases by 20%, how much sugar can be bought for rupees 600 after the increase if the original price of the sugar was rupees 50 per kg? सो अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहा है कि शुगर की प्राइस को अगर आप 20% बढ़ा देते हो तो 600 रुपीज की आप कितने केजी शुगर लोगे, अगर पहले शुगर की जो प्राइस है दैट वाज रुपीज 50। सो पहले तो मैं क्या करूंगा, नई प्राइस निकालूंगा। सो नई प्राइस क्या है, वो 20% ज्यादा है। सो 50 का 20% निकाल लेते हैं। अगेन आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक, 20 को 100 से आप 20% से मल्टीप्लाई करा लो, 100 से आप डिवाइड करेंगे, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, दिस वन विल दिस 5 2 आर 10। सो 20% बना 10, पुरानी प्राइस थी 50, 20% बढ़ के जो प्राइस हो जाएगी दैट विल बी 50 प्लस 10 एंड दैट विल बी 60 रुपीज। सो दैट विल बी रुपीज 60। सो अब आपके पास क्या चीज है कि आपके पास 600 रुपीज में कितनी शुगर आएगी। अगर शुगर पहले 50 रुपए किलो थी, अब वो 60 रुपीज केजी हो गई है, फॉर किलो हो गई है। सो 600 रुपीज को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो नाउ यू कैन ओनली बाय 10 केजी ऑफ शुगर। ठीक है, इफ अली स्कोर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ बिट ट्रिकी वन। ठीक है जी, सो क्वेश्चन नंबर 19, एग्जामिनर कह रहा है इफ अली स्कोर्स 70 मार्क्स इन द 6th टेस्ट then his average of 6 tests will be 4 less than the previous average. What was the average of his first 5 tests? Very favorite question of the examiners. नास्ट के टेस्ट के अंदर आता है, एनटीएस बेस्ड टेस्ट में आता है, ये जो बेरिया एयर के क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के पोर्शन है इनके अंदर आता है। ठीक है, हमारा जो सैट के टेस्ट हैं उनके अंदर ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है। जीकी के आईबीए के जो बिजनेस ओरिएंटेड टेस्ट है उनके अंदर होता है। एंड एनटीएस का क्वांटिटेटिव मैथ्स इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होता, चाहे नैड हो चाहे गैड हो, यूजुअली एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देते हैं। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे पार्ट ऑफ द लेक्चर बनाया है, इसको लेक्चर में ऐड किया है। फिर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है अली स्कोर्स 70 मार्क्स इन द टेस्ट, अली ने इन द 6th टेस्ट। ठीक है, अली के जो 6th टेस्ट का स्कोर है दैट इज 70, और उसकी जो अब 6 टेस्ट की एवरेज है वो 4 लेस हो गई है देन द प्रीवियस एवरेज। सपोजली जो पहले 5 टेस्ट की एवरेज थी दैट वाज एक्स, मैंने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो मैं कैसे एवरेज निकालूंगा। एवरेज क्या होती है, एवरेज जो होती है दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट डिवाइडेड बाय 5, मैंने उसकी वैल्यू को x माना है, तो जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टेस्ट है दैट विल बी 5x। ठीक है, सो अब 6 टेस्ट की एवरेज की अगर मैं बात करूं, 6 टेस्ट की एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये हुआ है कि 6 टेस्ट में उसने 70 स्कोर किया। 6 टेस्ट में उसने 70 स्कोर किए। सो 6 टेस्ट की एवरेज कैसे निकलेगी। सो 6 टेस्ट की एवरेज हो जाएगी, 6 टेस्ट की एवरेज हो जाएगी सम ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट जो कि आई थी मेरे पास 5x प्लस 6 टेस्ट का स्कोर दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 6 करूंगा मैं। सो व्हाट इज वाज द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 5 टेस्ट हमने निकालनी थी। अच्छा, ये रिलेशनशिप जो था कि आप जो 6 टेस्ट की एवरेज है वो 5 टेस्ट की एवरेज से 4 लेस है, तो वो 5 टेस्ट की एवरेज से 4 लेस है, तो मैंने 5 टेस्ट की एवरेज को नाम दिया था x का। सो 6 टेस्ट की एवरेज 4 जब लेस है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू
5x प्लस 70/6 हो गया, मैंने वैल्यू वहां पे पुट इन कर दी, प्लग इन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सॉल्व कर लेते हैं। सो 6x माइनस 24 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x प्लस 70 हो जाएगा आपके पास। सो 5x विल गो ऑन द अदर साइड, 6x में से माइनस हो जाएगा, सो 6x में से 5x जाएगा, x हो जाएगा 24 विल गो ऑन द अदर साइड, सो 24 वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। सो x की वैल्यू इज 94, ठीक है। सो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टेस्ट इज 94। सो अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन बट वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टाइपोलॉजिकल एरर हो गया था मेरे से। सो कहता था एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने बताना है उसका पेरीमीटर क्या है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास गिवन है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। स्क्वायर के केस में जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी उसकी ब्रेथ होती है। सो लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, सो x स्क्वायर आ जाएगा 625। सो एरिया आ गया 625। दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लूंगा, दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लूंगा। सो अंडर रूट जब मैं लूंगा सो x की वैल्यू विल बी 25, ठीक है जी। सो x आ गया 25। सो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 4x। सो 4 इंटू 25 कर लेंगे, 4 इंटू 25 करेंगे क्योंकि 4 साइड्स है ना। सो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड होता है x प्लस x, तो दिस विल बी 4x। सो 4 इंटू 25 आप करोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइपोलॉजिकल एरर है, ठीक है, जिसने टाइप किया है यहाँ पे, तो देयर शुड बी 100 सेंटीमीटर। अच्छा, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर द एग्जाम्स, मैं बता दूं कि कुछ स्केयर जो है ना आप क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के लिए उनको आपने याद रखना है, जिनके अंदर आपके पास 7 से लेके 7 का स्केयर वो याद रखो, डैट इज 49। 8 का स्केयर आप याद रखो, डैट इज 64। 9 का स्केयर इज 81। 10 का आपको पता है 100 होता है, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट अप। 11 का होता है 121। 12 का स्केयर इज 144। 13 का स्केयर इज 169। 14 का स्केयर इज 196। सिमिलरली 15 का स्केयर याद रखो, डैट इज 225। 16 का स्केयर याद रखो आप लोग 256। इसके बाद जो आपने स्केयर याद रखना है वो 20 का स्केयर याद रखो, डैट इज 400। 25 का स्केयर आप याद रखो, डैट इज 625, ठीक है, 625। सिमिलरली आप जो है या फिर 30 का स्केयर याद रखो, डैट इज 900। सो दीज आर सम ऑफ द स्केयर जो कि आपको क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में सॉल्विंग में जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स लेक्चर फॉर टुडे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलेंगे जिसमें आपको ये चीजें बताएं। हमारा जो सेशन है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी। यू कैन ज्वाइन आवर सेशन रिलेटेड टू द एडमिशन इन द स्प्रिंग, जो आपके इनटेक के एडमिशंस आ रहे हैं, आप उसके लिए भी आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। अलॉन्ग विद आप जो है नास्ट की जो प्रिपरेशन करना चाहते हो, सोशल साइंसेज का वो इंजीनियरिंग का सेशन भी हमारा NET1 जो कि दिसंबर में हो रहा है उसके लिए होगा। सो यू कैन ज्वाइन अप दैट सेशन। सो दिस वाज ऑल टुडे इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एंड डू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल।